तो आप लोगों को वही टक्कर आया जो मैं कह रही थी, है ना, कि लेमन जो है एसिडिक नहीं अल्कलाइन फूड है। जब उसको गुनगुने पानी में हम सेवन करते हैं तो बॉडी में वो अल्कलाइन तरीके से रिएक्ट करता है। गार्लिक अगर आप सलाइवा के साथ डिसॉल्व करेंगे तभी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, अदरवाइज वो स्टमक में जाकर के इरिटेट कर सकता है। और गार्लिक या अनियन को कभी भी पील ऑफ करके नहीं रखना चाहिए, है ना फ्रिज में ना बाहर। और फ्रिज में तो और नुकसानदायक है क्योंकि वो ह्यूमिडिटी में खराब हो जाता है। वो जितना सूखेगा, जितना पुराना होगा, उतना उतना फेवरेबल होगा। और अगर उसको हमें करना ही है तो सिरका या एसिड उसमें डालना चाहिए, तभी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें फफूंदी मतलब मोल्ड्स जमा हो जाते हैं, फफूंदी लग जाती है, ठीक है, जो कभी कभी दिखती नहीं है नेकेड आई से और हम सब लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विजातीय द्रव्यों का संग्रह द्रव्य ठोस, सूखा एवं गैस के रूप में। जिनके शरीर में विजातीय द्रव्य भरा रहता है उनके लक्षण अलग से दिखते हैं। जिन अंगों में विजातीय द्रव्य जमा रहता है वे अपने पेज नंबर 13 पे हूं मैं, हाँ, जो लोग भी नहीं जुड़ रहे थे और ढूंढ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। जहां विजातीय द्रव्य बहुत अधिक जमा हो जाता है वहां अंग छूने पर ठंडे जान पड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहती है कुछ लोगों की, और अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उनको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर क्योंकि हम लोग एलोपैथ के शरण में होते हैं तो बोलते हैं नहीं आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है या वो है। पर आप कंपेयर करें, अभी ये ध्यान आ रहा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं और पसीना निकलता है, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां रहती हैं बॉडी में। भले ही वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे बट बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। पहले शरीर के अग्रभाग हाथ पैर ठंडे जान पड़ते हैं, फिर जल्दी ही दूसरे अंगों पर भी इसका असर होने लग जाता है। विजातीय द्रव्य गैस के रूप में मस्तिष्क में पहुंचता है, ये हमने कल भी पढ़ा। वहां सिर में दर्द होने लगता है। बीच के जो शारीरिक अवयव हैं वे विजातीय द्रव्य को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। फलस्वरूप पारस्परिक संघर्ष के कारण सिर गर्म हो उठता है और अगर मल अधिक होता है तो उसकी गर्मी से बुखार भी आ जाता है। शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त ऐसे मलभार युक्त लोगों की आकृति भी बिगड़ने लग जाती है। मुख आकृति खराब होकर मस्तिष्क भी बेडौल हो जाता है। गर्दन अपेक्षाकृत छोटी या बड़ी दिखलाई पड़ती है। अनेक लोगों का मुंह फूला हुआ जान पड़ता है। ऐसे फूले हुए शरीर को कुछ लोग स्वस्थता, पुष्टता, शक्ति का चिन्ह समझते हैं। परंतु जिनका भी उधर से म्यूट नहीं है, म्यूट कर लें, कुछ आवाजें हैं। गोपाल जी आप म्यूट करें, जब बात बताइएगा तब अपनी तरफ से म्यूट ऑफ कर लीजिएगा। शक्ति का चिन्ह समझते हैं परंतु उनका यह विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण है। ये लक्षण शक्ति की वृद्धि ना होकर मल से भरे जाने के कारण होता है। तो बहुत ज्यादा हेल्दी होना अच्छा नहीं है, ठीक है। वो चबी दिख सकते हैं, प्यारे लग सकते हैं बच्चे, बट वो आने वाले समय में बहुत सारे विजातीय द्रव्य का शिकार होते हैं। तो कभी भी बहुत ज्यादा खाना खिला करके, पूरी पराठा खिला करके बच्चे का वजन बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए कि हमारा ही बच्चा दुबला क्यों दिखता है, औरों के तो हेल्दी है, बढ़िया है। तो वैसा ना करें। छाती ऊंची नीची हो सकती है, पेट आगे को लटकने लगता है, टांगे खंबे के समान दिखलाई देने लगती हैं। कुछ लोगों के मल अधिक मात्रा में शरीर के भीतरी भागों में ही रहता है, इसलिए उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और खाल लटक जाती है। गर्दन को इधर उधर फेरने से खाल तनने लगती है। मुख का रंग फीका, पीला और बहुत लाल हो जाता है। शरीर का रंग यदि बहुत चमकने लगे तो यह भी विजातीय द्रव्य इकट्ठा होने के लक्षण है। या आप जानते हैं कि स्वेलिंग का सबसे मेन टेस्ट है कि अगर आप दबाएंगे तो गड्ढा पड़ेगा, दूसरा क्या होगा, शाइनिंग उस जगह पर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है बॉडी स्वेल की हुई है, उसमें अतिरिक्त विजातीय द्रव्य जमा हो चुका है। या जब और अंगों की तरफ चला जाएगा तो मतलब यहां से तो शिफ्ट हो गया, पर इंटरनल ऑर्गन में उसने स्टोन बना लिए या पीसीओडी शुरू किया तो यहाँ पर रिंकल्स ज्यादा आएंगे, हाथ पे झुर्रियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि बाहर की तरफ से विजातीय द्रव्य अंदर शिफ्ट हो गया है बहुत तेजी से। मन के इकट्ठे होने की पहचान यह भी है कि उसके शरीर की फूर्ति जाती रहती है और उसका स्थान आलस से ग्रहण कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निकम्मा बनकर पड़ा रहना चाहता है और अपना कोई भी काम स्वयं करना पसंद नहीं करता।
उसे सब प्रकार का परिश्रम, चलना फिरना, खेलना कूदना बहुत बुरा जान पड़ता है, अर्थात आलस्य के कारण उससे कुछ नहीं हो पाता। विजातीय द्रव्य के चुपचाप शरीर में पड़े रहने से यह अवसर पाकर रोग के रूप में बाहर फूट निकलता है। जब जरूरत से ज्यादा बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाएंगे तो कोई बड़ी बीमारी जरूर से बाहर आएगी। विजातीय द्रव्य में जब सड़न पैदा होती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, विजातीय द्रव्य के कण एक दूसरे से रगड़ते हैं, तापक्रम बढ़ता है और मौसम के बदलाव, क्रोध, भय, इसी प्रकार से दूसरे विकारों को भी सड़न बढ़ती है। जब विजातीय द्रव्य की सड़न शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचती है, देखिए विजातीय द्रव्य का प्रिंसिपल आपको हमेशा पूछा जा सकता है, आगे भी, ना सिर्फ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ठीक करना चाहते हैं, पर अगर आप आगे आने वाले टाइम में टीचिंग फैकल्टी और ये सब बढ़ेगी, हाँ, कहीं ना कहीं पढ़ाने का ये वो, तो उसमें आपको फिर विजातीय द्रव्य के सिद्धांत किस तरह से, जैसे ठीक है एलोपैथ साइंस क्या कहती है, पर नेचुरोपैथी क्या कह रही है कि उन्हीं के जो कण है, विजातीय द्रव्य के कण एक दूसरे से रगड़ेंगे, फिर गर्मी पैदा होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि विजातीय द्रव्य के कण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनमें सड़न पैदा हुई और वो किसी और रूप में बाहर की तरफ निकले, फोड़े फुंसी के रूप में हो सकते हैं। तो और जब ये विजातीय द्रव्य की सड़न शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचती है तो सिर दर्द होने लगता है, सड़न से गर्मी पैदा होती है जिसके कारण ज्वर भी आ जाता है। जब पखाना मतलब मोशन साफ नहीं होता, पेशाब खुलकर नहीं होती, त्वचा के छिद्र गंदे रहते हैं और पसीना नहीं आता, तब ज्वर हो जाता है। सभी लक्षण उपयोग हमारे विजातीय द्रव्य के हैं। तो विजातीय द्रव्य कहाँ पे सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है? सबसे पहले मैम इंस्टेंटाइन में, हाँ पेट में। और फिर कहाँ की तरफ जाता है? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाता है ना। और फिर हेडेक होने लग जाता है और हेडेक अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो वो फीवर में, ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। विजातीय द्रव्य से भरे शरीर की मुख्य पहचान है कि उसके शरीर के किसी न किसी भाग में दर्द रहेगा, सिर दर्द, कमर दर्द, पीठ में दर्द और या किसी भी अंग में दर्द रहेगा। कब्ज या अतिसार होगा, मल त्याग के पूर्व या बाद में कमजोरी होगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना कि हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते कि जैसे वीकनेस है तो वीकनेस खाना खाने के बाद वीकनेस लगती है कुछ लोगों को, है ना, ड्राउजीनेस आती है। खाना नहीं खाया हुआ तो आती है, मोशन के पहले आ रही है, मोशन करने के बाद तो अच्छा फील होना चाहिए, है ना, तो मोशन होने के बाद इनको वीकनेस आती है ऐसे लोगों को। तो ये एक बहुत पॉइंट है कि भाई आपका शरीर बहुत ज्यादा मल से, विजातीय द्रव्य से भरा हुआ है। तो ये आपके समझने के लिए बहुत अच्छा है कि भाई उस पेशेंट को आप कंफर्म मत करो कि आप ठीक ही हो जाओगे, आपको लंबा समय लगने वाला है भाई, क्योंकि आपको हमारा डायग्नोस प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आपका शरीर बहुत सारे विजातीय द्रव्य से भरा हुआ है और आपके कई सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं। खराब क्या होता है? कई सारे सिस्टम में विकार है। एक कोई व्यक्ति आता है, उसको सिर्फ कुछ दिनों से जुकाम है, तो आप कहोगे कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिक्कत में है, हम लंग्स पे काम करेंगे और नेजल पैसेज पे काम करेंगे। एक कोई व्यक्ति कहता है मुझे 5-6 दिन से मोशन में प्रॉब्लम हो रही है और इमीडिएट आ जाता है, तो आप कहोगे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है ना। पर अगर कोई इसी तरीके से नींद नहीं आ रही है 1 हफ्ते से, आप कहोगे नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में है। पर अगर कोई कहता है कि हमें जब भी मोशन होता है उसके बाद एकदम कमजोरी आ जाती है, हम उठ नहीं पाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो आप कहोगे भाई आपके ये सारे सिस्टम गड़बड़ दिख रहे हैं, है ना। तो आपको समय लग सकता है प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होने के लिए। आपकी बॉडी में मॉर्बिड मैटर ज्यादा जमा दिख रहा है, ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है ना। मेरी जो चिकित्सा पद्धति का डायग्नोसिस है वो ये कहता है कि आपकी बॉडी में इतना ज्यादा मल जमा हुआ है तो उसको निकालने में हमको थोड़ा समय लगेगा और शरीर को भी समय देना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा काम करने में कष्ट का अनुभव होना। एक पेशेंट था मेरा लीवर सोरियासिस का, तो वो पेशेंट हमेशा कहते थे कि मोशन के बाद दिक्कत होती है मुझे और एनिमा देने के बाद तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा 2 दिन। तो हमने उनको मात्र 50 ml का एनिमा देना शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे थे कि नहीं मैं नहीं उठ पाऊंगा 2 दिन। तो हमने जो है उनको 50 ml का एनिमा दिया था। अभी तो वो नहीं है क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आए थे। तो उसके बाद कभी कभी हम लोग को भी ना बहुत दुख होता है कि पेशेंट चला जाता है, हमें फेसबुक से पता चलता है या कभी उसका कोई आया है ना, तो उन्होंने जितने दिन इलाज कराया उसके बाद वो है नहीं पता चलता।
काम करने में कष्ट का अनुभव होना, थोड़ा भी काम करने, मेहनत करने, चलने फिरने कष्ट का अनुभव होना, हाफना, शरीर का भार एकाएक कम या अधिक होना, हृदय में भारीपन, दबाव का अनुभव होना, वक्ष स्थल को कष्ट या उसके आसपास के हिस्से में कष्ट का अनुभव होना, कमजोरी, शरीर में कमजोरी, शरीर के ऊपरी हिस्से नीचे में गर्मी की कमी, कभी कभी एकाएक शरीर का ठंडा हो जाना, वाणी में विकार, कफ का लगातार 2-3 सप्ताह तक निकलना, भूख का कम लगना, उदर के दाईं ओर पीड़ा होना। क्या समझे? उदर के दाईं ओर पीड़ा होना, क्या होता है दाईं ओर? लीवर। तो दाईं ओर डायग्नोसिस होती है, चाहे आप पेट दबा के देखो कि उतना नॉर्मल नहीं होगा जितना दाहिनी तरफ होगा, और पेन अगर है तो अगर राइट साइड पेन है तो इसका मतलब उसे उसका लीवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, तथा भारीपन रहना, बार बार मूत्र त्याग करने जाना। अच्छा, बार बार मूत्र त्याग करना एक और चीज का इंपॉर्टेंट लक्षण है, बता सकते हैं किसका? किडनी में दिक्कत, डायबिटीज, किडनी में डायबिटीज, अगर शुगर बढ़ रही है तो एक ही उपचार, मतलब एक ही डायग्नोस है बेसिकली कि यूरिनेशन बढ़ जाएगा, और रात में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा और आईसाइट वीक होती जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूअस आईसाइट वीक हो रही है, कंटिन्यूअस रात में यूरिनेशन बढ़ रहा है किसी व्यक्ति का, नॉर्मल था वो, तो आपको ये कहना चाहिए कि आप अपना शुगर टेस्ट कराइए। ठीक है, वेट भी कम होता है इसमें। हाँ, वेट भी कम होता है, वेट भी कम होता है। बार बार सर्दी जुकाम होना, किसी कार्य में मन ना लगना, सुस्ती रहना, थकान का अनुभव होना आदि विजातीय द्रव्य से भरे लक्षण है। अच्छा, डायबिटीज तो हमने नाम रखा है ना, एलोपैथ ने नाम रखा, ये भी तो विजातीय द्रव्य ही वो समझा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार यूरिनेशन होना, हमने और आपने उसको विजातीय द्रव्य कहाँ जमा है, हाँ, विजातीय द्रव्य कहाँ जमा है उस हिसाब से हमने, हाँ, किडनी स्टोन है या डायबिटीज है या एस्थमा है उसके हिसाब से पीसीओडी है, हमने उनको ही सब नाम दे दिए। एंशियंट साइंस या लुई कुने ने जब किताब लिखी तो उस समय उन्होंने उस सब को मिला के मॉर्बिड मैटर कह दिया कि हमें कुछ कहना ही नहीं है ना। वात पित्त कफ को भी जस्टिफाई नहीं करना है, वो तो हमने बाद में सीखा कि अगर हम उसको भी सीख लें तो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, है ना, हम फूड का ज्यादा अच्छा कैटेगराइजेशन कर पाते हैं। पर उन्होंने ये सब कुछ कहा ही नहीं, एसिडिक और एल्कलाइन की बात है और मॉर्बिड मैटर की बात है सीधे सीधे कि कहाँ जमा है। विजातीय द्रव्य से भरे व्यक्ति को नींद नहीं आती, मन बुझा बुझा निराशा से भरा रहता है, कई प्रकार के मानसिक विकार भी हो जाते हैं, भय, निराशा, काम, क्रोध, आशंका, अहंकार आदि से घेर लेते हैं। जब विजातीय द्रव्य बहुत अधिक हो जाता है तो रोग, भय, पीड़ा, निराशा से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अब क्या हो रहा है, सारे इमोशनल पैरामीटर्स बिगड़ने लग गए, है ना। अभी तक फिजिकल पैरामीटर्स थे, जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो आप देखेंगे अननेसेसरी वो एंग्जाइटी उसकी बढ़ने लग गई, फियर डेवलप हो गया जो कभी नहीं था। तो ये सब तभी है जब फिजिकल बॉडी के एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे। और बहुत बार मैंने देखा है, चाहे कोई कितना भी कहे कि ये तो डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जैसे ही आप पेट साफ करोगे, एब्डोमेन पे काम करोगे, उसका आधे से ज्यादा बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम बीमारी भी हम लेके चलते हैं स्पाइन। एक सेकेंड, तो उसमें भी बहुत फायदा होता है। और जीने की आशा छोड़कर व्यक्ति आत्महत्या करने तक विचार करने लगता है। अतः व्यक्ति को हर हाल में अपना आहार विहार ठीक कर प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर विजातीय द्रव्य को पूर्ण रूप से हटाने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में जब हम इंटर्नशिप करने आरोग्य मंदिर गए, विमल डॉक्टर विठल दास मोदी जी का जो इंस्टीट्यूट है गोरखपुर में, 60 ईयर्स अब हो रहे होंगे, तो वहां पर एक लड़की एडमिट थी जिसका ऐसे बाल ऐसे बांधे रहती थी, जटा टाइप के। उस समय मतलब मेरे लिए एबीसीडी सीखने जैसा था प्राकृतिक चिकित्सा, और मेरे सर के ऊपर से निकलती थी 2001 में प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि मैं साइंस साइड स्टूडेंट थी और एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। तो जस्ट ऐसे सोना, नींद आना और ऐसे सुनना कि क्या बोलते रहते हैं ये लोग, कुछ भी समझ में नहीं आता। योग भी मेरे लिए नया था और प्राकृतिक चिकित्सा भी। तो योग में वो मार्जारी आसन, अच्छा ऊपर नीचे, अच्छा ये पूछ लिया, अच्छा कैसे आंसर दे दिया, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट था कि कैसे लोग बता ले रहे हैं, कैसे बता देते हैं। और मेरा नाम इसलिए था
क्योंकि वहां पर जब सिस्टम और एनाटॉमी की बात होती थी तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स लोग आते थे उन सबको मैं हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मुझे वानी सिखा देती थी। तो वो भाई सब लोग शिखा गुप्ता से पढ़ के आए हैं, ऐसा वाला रहता था। तो उसको मैंने देखा कि वहां पर मैं तो बहुत सारी अभी क्या है ना, होलिस्टिक हेल्थ का जमाना है, आपके सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा थी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पर अभी हम लोगों ने नाड़ी विज्ञान थोड़ा पढ़ा, आगे और भी सारी चीजें होलिस्टिक की आपके इसमें सिलेबस में आएंगी। एक्यूप्रेशर है, मेडिटेशन है, ये सब कुछ नहीं था, प्योर फॉर्म में योगा और नेचुरोपैथी। तो वहां पर सिर्फ भोजन और प्राकृतिक चिकित्सा का असर मैंने देखा है। वो लड़की एकदम विक्षिप्त, और वहां पर सिर्फ स्पाइनल बात हो रहा है, वार्म बात हो रहा है, स्टीम बात हो रहा है, थोड़ी बहुत मसाज हो रही है, धूप स्नान हो रहा है, सनबीम थेरेपी हो रही है, और वहां का उबला और बॉइल्ड खाना। वो उसी से ठीक हो रही है कि किस कंडीशन में आई थी और अभी क्या हो रही है, जहां पर हम लोग शायद हाथ भी नहीं रख पाएंगे, वो इतनी विक्षिप्त थी कि उसको मतलब जैसे इस समय तो ये कहेंगे कि भाई साथ में दवा खिलाइए और ऐसे, तो वो भी ठीक होते हैं वो लोग। फिर आते हैं, भोजन 20% अम्लीय और 80% क्षारीय का आहार से सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र एवं गीता के अनुसार आहार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये आप लोगों को पता ही है। और 80 और 20 की थ्योरी भी आप लोगों को बहुत बार क्लियर है। अब श्रेणी का होता है, शुद्धि की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है, शुद्धिकरण आहार, शांतिदायक आहार और पुष्टिदायक आहार। इसीलिए कहते हैं कि शुद्धिकरण क्या हो गया, डिटॉक्स डाइट है ना, फिर एलिमिनेटिव डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट है ना। पहले हम डिटॉक्स डाइट लेंगे, चाहे लिख लीजिए, शुद्धिकरण आहार, डिटॉक्स डाइट, और फिर शांतिदायक आहार हो गया एलिमिनेटिव, मतलब जो बाहर भी निकालता जाए, डिटॉक्स, एलिमिनेटिव नहीं कुछ और भी है, पुष्टिकारक तो हो गया कंस्ट्रक्टिव, जो आपका शरीर बनाए, कंस्ट्रक्टिव डाइट। एक और है, मैंने इस पे कुछ लेक्चर भी दिया है बहुत पहले, याद नहीं। ये शांतिकारक क्या है? हाँ वही, वो एलिमिनेटिव नहीं है, डिटॉक्स, प्यूरिफायर डाइट, और मैं देख के बताऊंगी, ये मैंने लिखा भी है और आर्टिकल भी कहीं पब्लिश करवाया था, अभी भूल गई मैं। तो डिटॉक्स डाइट के ही हिस्से हो गए। हाँ, वो जो आपके हिसाब से जो 3 बताए वो बता दीजिए, हम नोट करें। देखिए, शुद्धि जो डिटॉक्स डाइट हमने बोली उसके 2 पार्ट हो गए, शुद्धिकरण आहार और शांतिदायक आहार। और जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम देंगे कंस्ट्रक्टिव डाइट। ठीक, जैसे पहले हमने किया क्लींजिंग, क्लींजिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने सिर्फ नींबू पानी शहद पे रखा पेशेंट को, है ना, या नींबू पानी पे रखा, या उबले हुए सूप पे रखा, सूप वेजिटेबल सूप पे रखा, जिसने बॉडी को क्लींजिंग का काम किया। फिर शांतिदायक आहार में क्या किया हमने, 80% वाले फिगर पे आ गए हम, हाँ, कि ये प्लीजेंट है, ये खाइए। और फिर पुष्टिकारक आहार क्या है, क्या है पुष्टिकारक आहार, पुष्टिकारक हो गया जिसमें हमने बादाम भी जोड़े, अल्कलाइन तो है पर बादाम जोड़े, केला जोड़ा, है ना, मिल्क तो पता नहीं नेचुरोपैथी का हिस्सा है कि नहीं है, पर पुष्टिकारक आहार हो गया जो हमें ताकत देते हैं, वो आहार हमने जोड़ा, है ना। मैम इसमें सारे ड्राई फ्रूट आ जाएंगे, पुष्टिकारक आहार, सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए आपके, और आपका हो सकता है मूंगफली आ गई, जितने भी नट्स हैं वो आ गए, सीड्स आ गए, जैसे तिल के लड्डू हैं, पुष्टिकारक आहार है। अगर आप उसको बोलोगे शुद्धिकारक, कोई विजातीय द्रव्य से भरा व्यक्ति आया और आपने उसको बढ़िया बादाम और तिल के लड्डू खिलाने शुरू करे तो वो कैसे ठीक होगा। तो आपको कम से कम 10 दिन का हिसाब किताब बनाना पड़ेगा कि 3 दिन आपको ये मिलेगा, क्लियर सूप और वेजिटेबल और लिक्विड डाइट मिलेगी, फिर सेमी सॉलिड मिलेगी, ऐसे समझ सकते हैं। पहले बिल्कुल तरल पदार्थ जिसके साथ एनिमा और मिट्टी की पट्टी, ठीक, फिर 3 दिन आपने क्या किया, सेमी सॉलिड दिया, मतलब जो पापोनी जिसे मैं कहती हूँ कि छिलके वाली दालें भी हैं पर उसमें खूब सारी सब्जियां भी हैं, ऐसे करके आपने कुछ भरते भी हैं, उबला हुआ आलू भी है, ऐसे करके आपने डिजाइन किया, है ना,
कुछ रेजिन्स ऐड किए, फिर कंस्ट्रक्टिव डाइट कि अब आपको मसाज करवाइए बढ़िया और हेल्दी लिविंग बीइंग पे आइए। तो अभी हम एनिमा बंद करेंगे धीरे से और धीरे धीरे। और एनिमा में भी एक होता है टॉनिक एनिमा। तो पहले हमने डिटॉक्स एनिमा दिया पूरे 1500 ml का, है ना, तो वो नीम के पानी का एनिमा जो आपकी बॉडी को क्लिंस करेगा। फिर होता है पुष्टिकारक एनिमा जो 50 ml या 100 ml दिया जाता है, जिससे आपका शरीर जो आंतों में बस 50 ml डाला और खत्म, तो वो आपकी आंतों को, जैसे व्हीट ग्रास जूस का एनिमा देते हैं, तिल सीसम ऑयल का एनिमा दिया, तो ऑयल वो आपके पुष्टिकारक मतलब इंटेस्टाइन में वो जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा, बस निकलेगा नहीं, मोशन नहीं होगा। तो वो उसको हीलिंग का काम करेगा, ना कि क्लींजिंग का काम करेगा। ठीक है, ये 3 बहुत अच्छे वर्ड हैं साइंस में, मैं बता दूंगी। ठीक है, आगे लिखा भी है, चलिए पढ़ लेते हैं, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो पहले 3 तरीके के सॉरी, पहले हो गया आपका सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये आपको पता ही है 3 श्रेणी का होता है। शुद्धि की दृष्टि से शुद्धिकरण आहार, शांतिदायक आहार और पुष्टिकारक आहार। ठीक है, आहार शांतिकारक, अंकुरित अन्न। हाँ देखिए, अभी क्या है, क्लींजिंग तो आपको समझ में आ गई, डिटॉक्स डाइट। हाँ, शुद्धिकरण मतलब कुछ भी नहीं देंगे हम, उबले हुए, सिर्फ उबली हुई सब्जियां और सब्जियों का सूप और नींबू पानी शहद ही आपके शरीर को, या ये आपका जीरे अजवाइन का पानी, है ना, मौसम के अकॉर्डिंग और व्यक्ति के अकॉर्डिंग, ये आपकी बॉडी को क्लींजिंग करते हैं। बाकी आपने कुछ दिया तो फिर शरीर को काम करना पड़ता है और शरीर एलिमिनेटिव प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। तो फिर उसके बाद शांतिकारक आहार, देखिए यहाँ लिखा है अंकुरित अन्न, जिनसे हमारे को बॉडी को बिल्डअप नहीं हो रहा, प्रोटीन नहीं है अंकुरित अन्न में बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पीसफुल प्लीजेंट दे रहा है। मौसम के अनुसार फल, सलाद, टमाटर, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर, ककड़ी, मेथी, मोठ, मूंग, अन्य अंकुरित सब्जियां, बनाई हुई भाप में उबली चटनी, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता शांतिकारक आहार की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये आपकी बॉडी को इरिटेट नहीं करेंगे, है ना, पर बहुत बॉडी भी नहीं बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अंकुरित अनाज खाता है तो वो मोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, जितना, और बहुत खा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको उतना ही पोषण मिल रहा है जितना जरूरी है। तो शांति से बिल्कुल सात्विक आहार पे इंसान रहता। सारे लोग अंकुरित अनाज और गुड़ पे नाश्ता करते हैं, है ना, दोपहर में उबली हुई सब्जियां खा ली, शाम को एक टाइम कुछ खा लिया। तो रामदेव बाबा जैसे लोग शिरडी में हैं जो ये सब करते रहते हैं, इतने पे रह लेते हैं। और हम लोग तो ना चाहते हुए भी इतना सोशल है ना कि कहीं पे भी अगर कह दें कि नहीं भाई नहीं, तो बहुत अपमान हो गया भाई, बट तो इनकी तो नक्शेबाजी, और कहीं उसके बाद बीमार मिल गए तो ये तो इतने जलवे हैं, खाती नहीं है इधर उधर, फिर भी बीमार हो जाती है। इससे तो अच्छे हम ही लोग हैं जो पीते खाते रहते हैं। तो ये तो बड़ी सोशलिज्म बड़ी समस्या है और लोगों को ही समझा पाना, आधे तो हम लोग इसमें बीमार हैं। फिर पुष्टिकारक आहार, जिसमें अब दही भी आ गया, दालें भी आ गई, सभी प्रकार के अन्न का आटा आ गया, दलिया आ गया, पुष्टिकारक आहार हो गया। इसमें नहीं लिखा है लेकिन बादाम भी हो गया, सारे नट्स आ गए। संक्षेप में आहार चिकित्सा का सार यह है कि क्षारीय आहार स्वास्थ्य का संवर्धन करने के साथ शुद्धिकरण का सहित संस्थान पाचन निष्कासन कर द्रव्यों को विजातीय द्रव्य से मुक्त कर नए शरीर का निर्माण करते हैं। हाँ, ये मैंने तब बताया था जब कोविड का फर्स्ट वेव आई थी। तो फर्स्ट वेव के दौरान पेशेंट ऐसे ठीक हो जाते थे, है ना, कोल्ड एंड कफ था 5-6 दिन का। तो हम उनको समझाते थे कि पहले आप डिटॉक्स डाइट लो, हल्की डाइट लो, फिर इस पे आओ, फिर इस पे आओ। तो धीरे धीरे ये सब जुकाम, खांसी, ये सब अपने आप चला जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों के साथ इन 7 चिकित्सा प्राकृतिक है, माना पृथक से आयुर्वेद इससे होने नहीं प्रयोग की औषधि पद्धति कुछ है। आहारी औषधि है ऐसा माना जाता है, वो सेंटेंस कुछ गड़बड़ है। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि प्रकृति के अनुसार आहार, विहार एवं विचार ही रोग निवारण करते हैं, दवाएं या चिकित्सक नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बुरी आदतें, अवरोध, प्रकार एवं सुझाव। गैरेट के अनुसार, अब हर जगह आपका लुई कुने नहीं आएगा। टू हेल्थ पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हाँ, लुई कुने ने नहीं लिखी थी। एक आध नाम याद कर लिखा तो अभी ये गैरेट एक नया नाम आया है, तो इसको याद रखिएगा।
आदत उस व्यवहार का नाम है जो बार बार दोहराए जाने के कारण स्वचालित रूप से होने लगती है। ये आप भी सभी को पता है ना। अगर हम किसी अपनी बिहेवियर को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है ना। तो अगर हम कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन भी देते हैं कि वो हमारे बिहेवियर में है, तो वो कब हमारी आदत बन जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो गैरेट ने कहा है। फिर लैडल के अनुसार आदत कार्य का वह रूप है जो प्रारंभ में अपनी इच्छा से जानबूझकर किया जाता है, पर बार बार किए जाने के कारण वह स्वचालित हो जाता है। कितनी सुंदर बात है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि शौकिया करते हैं, है ना, जैसे सिगरेट पीने वाला या अल्कोहल लेने वाला शौकिया, अरे हम में आदत थोड़ी है, 4 लोगों के साथ पी लेते हैं बस, है ना। फिर वो कब आदत बन जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही चाय है, ऐसे ही बुराई है, ये भी छोड़ दो। मतलब किसी से चुगली करने वाली आदत है ना कि अभी शाम को 5 बजे तो बाहर 2 लोग इकट्ठे हो जाए, बस ज्यादा कुछ नहीं, हम तो उधर ही की बात करते हैं, इधर उधर। वो इधर उधर कब आपके व्यवहार में आने लगेगा, कब आपकी आदत बन जाएगा और कब आपकी नींद उड़ा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसको छोड़ने में ना जाने कितना टाइम लग जाएगा। जो कि जस्ट ऐसा था कि हम तो भाई खाली थे तो 2 मिनट जाके बैठ लेते थे उनके पास। तो ये बहुत सुंदर बात है। आदतों के प्रकार। सामान्यतः आदतों के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अच्छी आदत और बुरी आदत। मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड ने आदतों के 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट और इमोशनल हैबिट, है ना। तो हमारी बॉडी भी 3 प्रकार से बनी हुई है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। 3 तरीके की आदतों को किसने बताया? बर्नार्ड ने। हाँ, बर्नार्ड ने आदतों को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन तो याद ही रहेंगे फिर तो, है ना। ये तो बहुत इजी नाम है। भले वैलेंटाइन इनके नाम पर नहीं मनाया जाता है, पर ठीक है। मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने आदतों को निम्नलिखित 7 वर्गों में विभाजित किया। तो बर्नार्ड ने 3 में विभाजित किया था और फिर वैलेंटाइन ने 7 में विभाजित किया। मैकेनिकल हैबिट्स, हैबिट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिजायर, शारीरिक इच्छा से संबंधित आदत, नर्वस सिस्टम से संबंधित, फिर हैबिट ऑफ स्पीच, भाषा से संबंधित, हैबिट ऑफ थॉट, विचार से संबंधित, हैबिट ऑफ फीलिंग, भावना से संबंधित, मॉरल हैबिट, नैतिक आदत। यांत्रिक आदत क्या होती है? मैकेनिकल हैबिट। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने उन आदतों को रखा जिनका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है और जिन्हें वह एक बार सीखने के बाद अपने शरीर के अंगों से यत्र वत्र करने लगता है, जैसे साइकिल चलाना। बॉडी ऑटो पायलट पे पहुंचती है, जैसे कार ड्राइविंग करना। तो पहले आप जब सीखते हैं तो आप ना लेफ्ट रोकना है, अच्छा यहाँ से सब्जी लेनी है, फिर हॉर्न स्लो करना है, फिर हॉर्न बजाना है, फिर राइट मुड़ेंगे तभी घर आएगा, ऐसा दिमाग में रखते हैं, है ना, कि कृष्ण नगर वाला टर्न है तो यही वाला लेना है। तो ऐसा कॉन्शियसली दिमाग में रहता है। पर जब आ जाता है, डेली आपको उसी रास्ते से आना है, तो कब आप मुड़ते हैं, कब घर पहुंच जाते हैं, किसी और ही विचार में रहते हैं और सब काम हो जाता है और आपको याद ही नहीं आता, अच्छा आपने ब्रेक भी लगाया, हॉर्न भी दिया और टर्न भी लिया और आप घर आ गए, है ना। तो चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो बाइक लाइन, मतलब कोई भी इस तरह की हैबिट, यांत्रिक, मैकेनिकल कोई भी चीज सीखते हैं हम, तो 1 बार 2 बार 3 बार फिर वो हमारे ऑटो पायलट पे पहुंचती है और हम उसे अपने आप चलाते हैं। शारीरिक इच्छा से संबंधित आदतें, हैबिट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिजायर। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने उन आदतों को रखा जो व्यक्ति की शारीरिक इच्छा के कारण बार बार करने से बनती हैं, जैसे चाय पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, है ना, अल्कोहल लेने की आदत। ये सारी आदतें ऐसे ही डेवलप होती हैं कि हमने बस जॉय के लिए या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पिया, और फिर पिया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और वो फिर कब हमारी आदत बन गया पता नहीं चला। नाड़ी तंत्र से संबंधित आदत, नर्वस सिस्टम हैबिट्स क्या होती है? इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्यों की उन आदतों को रखा जिनके नाड़ी संतुलन के अभाव में संवेगात्मक असंतुलन कर बन जाते हैं। जैसे ये भी बहुत बुरी होती है, जैसे हमने ऐसी कोई बच्चा कर रहा होता है, बच्चे ज्यादातर इसके शिकार होते हैं, है ना। तो वो नई खूबी सीख के आए कि वो तो ऐसे करता है,
अब वो हर बार ऐसे किया, तो फिर जब भी खाया ऐसे किया, अब वो पता चला आदत ही बन गई, अब वो छुड़वाते रहिए आप, या कोई बच्चा ऐसे करता है ना, अब वो अननेसेसरी है ना, वो एक बार किया, 2 बार किया, अब वो पता चला उसको आदत हो गई और उसे पता ही नहीं चला कब आदत हो गई। अभी तो वो बार बार सिर्फ बता रहा था, आपको बताया, फिर पापा को बताया, फिर बहन को बताया, फिर बताया, है ना, सिर्फ बताते बताते 3-4 दिन 5 दिन हुआ और उसको कुछ अलग सा एक्सप्रेशन लगा किसी बच्चे का, मे बी वो उसका डिजीज हो सकता है, पर उसने उसको कॉपी किया और उसको बीमारी नहीं थी, बट उसने उसको कॉपी किया और वो खुद ही हकलाने लग गया, वो खुद ही आंखें बीचने लग गया, वो खुद ही कोई और एक्सप्रेशन देने लग गया। तो इसमें इन्होंने नर्वस सिस्टम हैबिट को, नर्वस हैबिट्स को रखा है। भाषा संबंधी आदतें क्या है? हैबिट ऑफ स्पीच। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्यों की उन आदतों को रखा जो बोलने के उच्चारण, बोलने के स्वर एवं बोलने की गति आदि से संबंधित होते हैं, जैसे हमेशा ऊंचे स्वर में बोलना। तो ये भी डेवलप होती है ना। एक को डांटा, आपने दूसरे को डांटा, पता चला आपका प्रोफाइल है डांटने वाला, तो पता चला आपका पिच ही ऊंचा हो गया, क्योंकि आप घर में रहते ही नहीं, तो आप हमेशा काम पे ही रहते हैं, या मतलब घर में इंसान नहीं बोलता ना कुछ, सीधे ऑफिस पहुंचा और सीधे बोलना शुरू, तो उसका पता चला पिच ही, रेंज ही ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसके बिहेवियर में, वो घर में भी फिर बोलेगा ना कभी कभार, तो हाई पिच पे ही बोलेगा। तो जैसे हमारे हस्बैंड जो है कभी कभी सबको डांट रहे होते हैं, मतलब जैसे क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, तो 18-15 MBA और पूरा यूपी जोन होता है, जोनल हेड जो भी होता है, तो डांट ही रहे होते हैं। मैं आऊंगी, मैंने कहा मनीष जी प्लीज, हम एम्प्लॉय नहीं है ना, उसी झोंक में कुछ भी बोलना है, उसी झोंक में मैंने कहा भाई हम एम्प्लॉय नहीं है, पहले धीमे से बात करिए, नॉर्मल होइए। तो वही है कि वो कब उसके बिहेवियर में उसको खुद नहीं पता कि वो सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा है, घर पे भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप रूल और समय पर हम लोगों को याद दिलाना चाहिए। फिर है विचार संबंधी आदतें, हैबिट ऑफ थॉट। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्य के ज्ञान एवं विचार संबंधी आदतों को रखा, जैसे बात बात पर तर्क देने की आदत। ये भी कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को बिलोंग करती है। आपके ऑफिस में और लोगों को आपने एक बार तर्क दिया, जितने वकील हैं वो तर्क देंगे ही देंगे, पता चला वो हर बात पे तर्क देने लग जाते हैं। पहले तो वो इसलिए सीखते हैं कि उन्हें केस जीतना है, उन्हें किसी को इम्प्रेस करना है ना, फिर वो उनकी आदत में पड़ जाते हैं कि उन्हें हर बात पे तर्क देना है। तो ये भी हैबिट ऑफ थॉट है, क्योंकि आपने विचार किया पहले और फिर इंप्लीमेंट किया और बार बार किया, तो वो आपकी आदत बन गया। हैबिट ऑफ फीलिंग क्या कहती है? इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्य की उन आदतों को रखा जिनका संबंध उनकी भावनाओं से होता है, जैसे पशु पक्षी की सेवा करना। बिल्कुल, जब आप ये है हैबिट ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर अपने आप ही आता है कि डॉग लवर वो होंगे ही होंगे, हम उतने नहीं हैं, पर जब हम किसी को देखते हैं, बार बार प्रभावित होते हैं, करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो डेवलप हो जाता है। पशु पक्षियों के लिए लगाव, केयर करना, या किसी के लिए भी केयर करना। तो जब हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, किसी और को देखेंगे, तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं। नैतिक आदतें, मॉरल हैबिट्स। इस वर्ग में वैलेंटाइन ने मनुष्यों की उन आदतों को रखा जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं, जैसे सत्य बोलना। तो कोई ना कोई बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं मैं तो सच ही बोलूंगी, भले ही 2 झापड़ खा लूं, है ना। तो ये भी हमारी बार बार बोलने की आदत है, और जो नहीं करते वो नहीं करते, वो हाँ सत्यवादी है, पर कभी कभी झूठ भी चलता है। और मैक्सिमम लोग इसी श्रेणी में आते हैं, मैं भी उसी श्रेणी में आती हूँ, है ना। नहीं बनना हरिश्चंद्र, तो अपना अपना फिलॉसफी है, पर कुछ लोगों की फिलॉसफी है कि नहीं बोलना, हमें सच ही बोलना है, तो बोलते हैं। आपको ऐसे लोग मिलते भी होंगे। और हमारी 2 बेटियों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी वाली बोलती है अरे सच ही बोला, मजा ही नहीं है लाइफ में, पता चल गया ठीक है, हाँ तो सच तो बोलना ही नहीं है, चाहे हम कितना भी स्पेस दे दें। छोटी वाली नहीं, हमें तो नींद ही नहीं आएगी, एंग्जाइटी हो जाती है बिना सच बोले। तो ये अपना अपना है, ठीक है ना। हमने उनको, मेरी छोटी बेटी भी ऐसे ही है, कुछ भी हो जाए वो झूठ बोलेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हम डरते हैं उसे कोई बात बताते हुए। तो ऐसे लोग मतलब क्या है ना, परेशान भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज से चिपक करके रहना वो आदत बन जाएगी। ठीक है, आप उससे ना जाने जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आदतों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स। मनुष्य में अनेक अच्छी बुरी आदतें होती हैं। इसका निर्माण विशेष रूप से पर्यावरण एवं अभ्यास 2 तत्वों पर निर्भर करता है। जब किसी बालक में कोई आदत पड़ जाती है तो वह स्वचालित हो जाती है और स्थायी रूप से धारण कर ली जाती है।
उसे छुड़ाना कठिन होता है। यही आदत की विशेषताएं हैं। पहले तो व्यवहार है, अगर एक दिन किया 2 दिन किया तो व्यवहार है, जरूरत थी उस जगह की, पर हमने लगातार उस चीज को किया तो वो हमारी आदत में आ गया और हमें पता भी नहीं चला। पहला है पर्यावरण की देन, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट। आदतों के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा पर्यावरण अधिक निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी हमारे जेनेटिक्स ऐसे नहीं थे कि बच्चों में आए, पर बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप करते हैं, क्योंकि उनकी जो दोस्ती हुई है ना, और जो इन्वायरमेंट है वो एकदम अलग तरह का है। आज का इन्वायरमेंट जैसा है वो वैसा ही डेवलप कर रहे हैं, इसी को जनरेशन गैप भी कहते हैं। आदतों के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा पर्यावरण अधिक निर्भर करता है। तो ये अगेन क्वेश्चन बनता है कि आदतों के निर्माण में कौन ज्यादा जिम्मेदार है, जेनेटिक्स या एनवायरमेंट? है ना, अच्छी बात, पूछ लेंगे, आप लोग नहीं बता पाओगे। नहीं, अभी तो बता ही दोगे, अभी तो मैंने पूछ ही लिया है। बालक के पर्यावरण में व्यक्ति जिस प्रकार उठते बैठते चलते फिरते बोलते चालते और व्यवहार करते हैं, बालक उनका अनुकरण कर कर सब सीखता है और उन्हें बार बार दोहराने पर ही वे उसकी आदत बन जाते हैं। सच बोलने और दूसरों की सहायता करने जैसी अच्छी आदतें हैं और बीड़ी सिगरेट पीना गुटखा खाने जैसी बुरी आदतों का निर्माण पर्यावरण की देन है। जैसे कि जो रील्स चलती हैं आजकल, बच्चे खूब देखते हैं, है ना, और फिर उसको कॉपी करते हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो लगातार इतना इम्पैक्ट डालती है क्योंकि वो विजुअलाइजेशन भी और ऑडिटरी भी है। हमेशा रेडियो से ज्यादा दूरदर्शन ज्यादा प्रभावित करता है और गहरा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि उसमें विजुअल और ऑडिटरी दोनों इफेक्ट होते हैं। तो जो रील्स देख रहा है इंसान, स्क्रॉल कर रहा है बच्चा, वो पूरा दिमाग में हावी है और वो उसी तरह एक्ट करता है ना। तो वो आपके काम का है नहीं है, आपकी उम्र में शोभा दे रहा है नहीं दे रहा है, डजंट मैटर, तो वो उसी तरीके से ग्रास्प करता है। स्वचालित, ऑटोमेटिक, मनुष्य में जिन आदतों का निर्माण एक बार हो जाता है, उन्हें करने में उन्हें कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता। परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आदत की क्रिया संपन्न हुई। ठीक है, ये जेनेटिक्स भी होता है, और कभी कभी आपको अकेले रहने के लिए, जूझने के लिए आपने फाइट की और फिर वो ऑटोमेटिकली हो गया। किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा आपने तुरंत धर दिया, तो अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मार लेती हूँ, ऐसा होता है ना। तो क्योंकि पहले जरूरत पड़ने पे जरूर मारा है, चाहे बच्चे को मारा चाहे किसी को मारा, पर तभी तो एकदम से जरूरत पड़ी तो मार दिया। फिर वो चाहे हमारे बराबर का व्यक्ति था या पति क्यों नहीं था, तो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप मार सकते हैं। तो ये स्वचालित हैबिट्स हैं जो अपने आप डेवलप होती हैं। कम थकान, लेस फटीग, जिस मनुष्य को जिस प्रकार के सहायक अथवा मानसिक कार्य करने की आदत होती है, उन कार्यों को करने में अपेक्षाकृत बहुत कम थकान होती है। ये भी आपने देखा होगा, है ना। तो जो काम मैं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से सुबह से उठे हुए अपने कंफर्ट जोन में बहुत सारा काम करती हूँ और एक्टिव हूँ। अगर मुझे कहा जाए ये 2 बोरे भर के आटा पिसा के फिर वापस लाना है और ये ईंटें करने हैं, ये पीसना है, तो क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। या इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, वहां घूमने जाना है, थक जाते हैं। और यहाँ दिन भर ये किताब वो किताब, ये रील वो ऑडियो वीडियो, इधर पढ़ाया लिखाया, खुद भी पढ़ा, है ना, ये पोस्ट। तो ये सब जो जैसी हमारी हैबिट होती है, जैसा हमारा काम होता है, हमारी बॉडी और हमारी आदत उसी प्रकार से डिजाइंड होती है। अगर हम हल्का काम करते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है, अगर हम ज्यादा काम करते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। अगर हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ना मेरे क्लिनिक पे सीढ़ियां ना हमारे घर में, छत पे जाना नहीं होता क्योंकि बहुत सारा एरिया आगे खुला पड़ा हुआ है, तो अगर मुझसे सीढ़ियां बहुत चढ़ा लो तो नहीं चढ़ पाते क्योंकि हमारी आदत में नहीं है वो। अगर हम नहीं आदत डालेंगे तो वो चीजें अपनी हैबिट से हट जाएंगी। यूनिफॉर्मिटी, मनुष्य को जिस प्रकार के कार्य करने अथवा व्यवहार करने की आदत होती है उनमें एक रूपता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व, एक बार मनुष्य में जो आदत पड़ जाती है वो स्थायी हो जाती है, उसे दूर करना कठिन होता है। ठीक है। चरित्र के अंग, पार्ट ऑफ कैरेक्टर, मनुष्य के चरित्र की पहचान उसके आदतों में होती है। तो एक बार हमने आपको एक और स्लोगन बोला था और हमने बोला था उसको देख के हम बताएंगे, हमारे पहले हमने लिखा भी करते थे इसको। तो आपके विचार आपका व्यवहार बनाते हैं और आपका व्यवहार आपकी आदत बनाता है और आपकी आदतें आपका कैरेक्टर बनाती हैं, चरित्र बनाती हैं, और आपका चरित्र ही आपका भविष्य बनाता है, कर्मा बनाता है, और उस कर्मा से आप जाने जाते हैं। तो आपके भविष्य के निर्माता आपकी जेनेटिक्स नहीं है। आपने एक विचार लाए, गुस्सा होने का विचार लाए या कुछ लाए,
अब वो आपके बिहेवियर में आया, आपने उस चीज को तेजी से रखना शुरू करा, है ना, और वो विचार आपकी आदत बन गया, बार बार आपने उसी आदत को रिवाइज किया, ठीक है, फिर आपकी पर्सनैलिटी बन गया, अरे ये वही व्यक्ति है जो तेजी से पटक के पैर चलता है ना, जिससे धरती कांप जाती है, तो वो फिर आपका करेक्टर बन गया और वही उसी से आप जाने लगे कि अरे वो वाला व्यक्ति, वो तो उनका नाम बाद में आएगा, पहले आपका बिहेवियर आएगा, और वही उसका भविष्य है, वही उसकी डेस्टिनी है, क्योंकि वो अब उसी से जाने लगा है। आदतों की शिक्षा में, आदतों का शिक्षा में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट इन एजुकेशन। विद्यालय में प्रवेश करने से पहले बच्चों में बहुत सी अच्छी बुरी आदतें पड़ चुकी होती हैं। उनमें से कुछ बच्चों की शिक्षा में सहायक होती हैं और कुछ बाधक। शिक्षा में सहायक एवं बाधक आदतों की सूची निम्नलिखित है। शिक्षा में सहायक आदतें क्या है? सफाई की आदत। और शिक्षा में बाधक आदतें हैं गंदगी की आदत, समय से उठने की, विलंब से उठने की, शारीरिक मानसिक श्रम करने की आदत और ना करने की आदत, सत्य बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, समय से विद्यालय आने की आदत। अच्छा, कुछ बच्चे विलंब से आते हैं तो वो विलंब से 1-2 दिन अगर डिले हुए तो फिर डिले ही होते जाते हैं, उनको उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, और जो टाइम पे आ रहे हैं वो टाइम पे ही जा रहे हैं। सो समय से काम करने की आदत, समय से काम न करने की आदत, है ना। तो ये भी ऐसी वाली आदतें हैं जिनका एजुकेशन में बहुत रोल है, और ये हम लोग भी अपने रोज की चीजों में देखते हैं कि कभी कभी हम लोग ऑन टाइम होते हैं, पंक्चुअल हैं, पर अभी कभी कभी लेट होना शुरू हुए तो फिर लेट ही होते चले जाते हैं। उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई नहीं, हमको टाइम पे पहुंचना है या टाइम पे काम करना है। जी, जो आपने बताए, जो वो सीरियल में होती है, विचार के बाद व्यवहार, व्यवहार के बाद आदत, आदत के बाद चरित्र, ऐसा लाइन में होती है। विचार पहले, सबसे पहले विचार आया, है ना, विचार आपके व्यवहार में बदला, ठीक, व्यवहार आपका आदत बना, वही तो क्या है, बार बार आप किसी चीज का व्यवहार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, और आदत आपका चरित्र बन गया क्योंकि वो उसी से पहचाना जाने लगा, है ना। अरे वो नकचड़ी, या वो बहुत शांत रहती है, या ये वो, है ना। अब वो आपका करेक्टर क्या है? आपका करेक्टर ही आपकी डेस्टिनी है, भविष्य बनाएगा, क्योंकि आप उसी से काम करने लगे हैं। व्यक्तित्व है वो, चरित्र उसकी व्यक्तित्व होती है। हाँ, चरित्र उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, पूरे पर्सनैलिटी को गवर्न करने लगा अभी। और पर्सनैलिटी क्या है? उसकी डेस्टिनी है, आपकी पर्सनैलिटी ही आपका भविष्य है, क्योंकि वही आपको आगे के रास्ते खोलेगी। ठीक है, सीखने में अच्छी आदतों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ गुड हैबिट्स इन लर्निंग। इसको थोड़ा सा करके फिर फिनिश करेंगे, कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छी आदतें बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से संतुलित रखती हैं। वे किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक और समय से करते हैं। आदतें बच्चों के स्वभाव का अंग होती हैं। उन्हें आदतों के द्वारा करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसे करने में वो शीघ्र थकते भी नहीं हैं। जब कोई सीखा हुआ कार्य बच्चे की आदत का अंग बन जाता है तो वह फिर उसे सरलता से नहीं भूलते। सीखने में समय की बचत होती है और शक्ति भी कम लगती है। अच्छी आदतें चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। एक बात मुझे याद आ रही थी कि जैसे मैं बच्चों में कभी भी गई काउंसलिंग करने के लिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप कोशिश मत करो, आप जस्ट रिपीट करो कि मैं कल 7 बजे एकदम 7 बजे सुबह उठ जाऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, मैं कल 7 बजे उठ जाऊंगी। सिर्फ आपको ये बोल के सोना है, और आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि रिपीटेशन अंदर तक चला गया, अब वो रिपीटेशन ने खुद काम करना शुरू करा। तो जो भी कुछ आपको करना है जस्ट रिपीट, है ना, बैडली रिपीटेशन कराइए आप कि तुमको सिर्फ बोलना है कि तुम ऐसा कर रही हो। और अगर मौका मिले तो मुंगेरी लाल के सपने, आंखें बंद करिए और देखिए कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई, है ना। तो बस ऐसे ही देखिए, दिन में 2-3 बार। हाँ, एक्चुअली मैंने 1-2 बार 1-2 पेशेंट बहुत डिप्रेशन में थे, तो हमने कहा बस आंखें बंद करके आपको मेरा होमवर्क टाइमर लगा के करना है कि मुंगेरी लाल के सपने कि आप ठाक के लगा के हंस रहे हैं, आप ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, आप करना कुछ नहीं है, आप करिए चाहे ना करिए। हम नहीं पूछेंगे आपको मेरा डाइट प्लान फॉलो किया कि नहीं किया, आपको अभी ये देखना है कि आप कर रहे हैं। और अगर किसी ने किया तो बहुत फायदा हुआ उसको, नहीं किया तो फिर सारा ज्ञान है जो ऊपर से हम दे रहे हैं और निकल रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन और ऑडिटरी इफेक्ट अपनी फिल्म बना के अपने आप को दे रहे हैं। समझिए, सेल्फ हिप्नोटिक प्रोग्राम। आपने एक फिल्म बनाई जिसको आपने ऐसे देखा, मान लीजिए कोई बहुत इरेगुलर बंदा है ना, दारू शारू सिगरेट विगरेट ये सब और जंक खाना, अब वो ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, तो हम उसको कहेंगे भाई अपनी एक फिल्म बना लीजिए हीरो वाली, जिसमें आपको अपने आप को देखना है कि आप सुबह 5 बजे उठ गए, बिना अलार्म के उठे, बढ़िया गहरी सांस ली, ताजी हवा में जाके, ये सब फिल्म में चल रहा है, बढ़िया फिल्म चल रही है उनकी, हाँ। और फिर जो है कुछ ऑटो सजेशंस डाले, थोड़ी देर धूप में बैठे, बढ़िया मसाज वसाज की, पूरा योगाभ्यास किया, फिर आपने पौष्टिक अपने को खाते हुए देखिए। फिर वो सब नहीं देखना, ऐसा मैंने नहीं कहा, वो आएगा थॉट तो ठीक है क्योंकि आप कर ही रहे हैं, पर आपको ये देखना है, ये होमवर्क है। और रिजल्ट आते, क्योंकि वो वही है, रिपीटेशन से आदत बनती है, व्यवहार रिपीटेशन कराइए तो सही। तो ऐसे ही मैं बोल बोल के कभी कभी सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम तेज तेज बोल के कराती हूँ। शर्माते भी हैं लोग, तभी मैं कहती हूँ मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, और तेज बोलो और तेज बोलो। तो जब तक अंदर से डर नहीं जाएगा, तेज नहीं बोलेंगे, तब तक पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं आते। ठीक है, आगे शायद लिखा भी हो इसमें कहीं, मुझे नहीं पता। सीखने में बुरी आदतों का कुप्रभाव हो गया। बुरी आदतें बच्चों के शारीरिक मानसिक संतुलन में बाधक होती हैं। जिन बच्चों में शारीरिक या मानसिक श्रम करने की आदत नहीं होती, वे सीखने में शीघ्र थक जाते हैं। जिन बच्चों को समय से उठने, समय से विद्यालय आने और समय से अपना कार्य करने की आदत नहीं होती, वे सीखने में पिछड़ जाते हैं। बुरी आदतों के कारण बच्चों के चरित्र एवं व्यक्तित्व में निर्माण में बाधा पड़ती है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग बहुत लेट पढ़ रहे हैं, है ना, आप सब जानते हैं। अगर ये कक्षा हमारी 25 साल वाली होती, है ना, जो कि DNYS होना चाहिए था, तो 25 साल वाली तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता। अभी क्या है कि हमें अच्छी बात है कि हम अपने उस एंगल से देख पा रहे हैं, सीख वीख तो क्या ही पाएंगे, है ना। तो ये इसका जो दूसरा प्रभाव पड़ सकता था पर्सनैलिटी पे, तो वो तो नहीं पड़ने वाला है ना, सीधी बात, क्योंकि अपन 45-40 वाले हैं तो अभी अपनी चीजों पे फिक्स है। बट हाँ, कभी भी हम अपनी बिहेवियर को बदल सकते हैं, ये बात तय है। उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है अगर हम चाहें तो, पर वो सिर्फ रिपीटेशन से आता है। सिर्फ जब आप दोहराएंगे, अगर आप अपने आप को खींचेंगे, चिढ़ेंगे कि अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो कुछ नहीं होने वाला। जस्ट रिपीट, चैंट कीजिए, मनी मन देखिए अपने आप को, और होगा। पर मुझे तो लगता है कि मेरा जितना काम है अभी तक का, सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने से होता है। एक्चुअली बताएं तो मैं करती वरती कुछ नहीं हूँ, और ना तेज वेज हूँ ज्यादा पढ़ने वढ़ने में, मतलब ठीक है ऑन एन एवरेज क्या, हाँ। लेकिन मैं देखती जरूर हूँ, है ना, सपने जरूर देखती हूँ। और ऐसे ही क्या कर रहे हैं तो लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, चिढ़ाते भी है मेडिटेशन कर रहे हैं। जब देखो आंखें बंद की, अब क्या है, बहुत बड़ा वाला हॉस्पिटल है, बढ़िया हम वॉक कर रहे हैं, क्या जाता है, पैसा तो लग नहीं रहा है ना। भगवान की मर्जी, अपने आप रास्ता तैयार कर रहा है। तो वो कैसे तैयार कर रहे हैं तो वही जाने, कहां से आ रहा है वो जाने। कहाँ एक छोटे से कमरे में मैं सेंटर चलाती थी अपना एलोपैथ सेटअप में, कहाँ मेरा अपना 3000 स्क्वायर फीट का सेंटर है, भले ही हम 80,000 के खर्चे पे हैं, वही दे रहा है वही ले रहा है। अभी भी मैं ऐसा ही सोचती हूँ, अभी भी वो मुझे मजा नहीं आता है, मतलब उससे बड़ा ही वाला सपना है। ये भी है अदर एंगल कि मेरे बच्चों नहीं है, हमें नहीं बढ़ाना, बट स्टिल। तो इसी के साथ कॉल्स आ रही है, नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।